दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा और लास्ट में बताइए कितने क्वेश्चन आपसे आपके सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला प्रश्न पूछा है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा जो है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, यह आपसे पूछा है। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इससे आपका साथ साथ में प्रैक्टिस होता रहेगा। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अमेरिका का स्पेस एजेंसी जो है वह नासा है। नासा जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1958 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। नासा ने अपोलो मिशन के तहत 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर भेजा था। और भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो भारत की स्पेस एजेंसी का जो नाम है वह इसरो है। इसरो भारत के स्पेस एजेंसी का नाम है जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। विक्रम साराभाई ने किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, वह पूछा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्टकट में कैग बोलते हैं, कितने वर्षों के लिए नियुक्त होता है, यह आपसे पूछा है। तो चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैग जिसकी नियुक्ति कौन करता है, यह आपसे पूछता है। कैग की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल जो उनका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु या जो भी पहले हो। कैग की शक्तियां और कार्य जो है संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में बताया गया है। कैग भारत सरकार और राज्य सरकारों के राजस्व और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था। पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? जिससे मिला था वह 1913 में मिला था। इनके काव्य गीतांजलि के लिए मिला था। इनके काव्य के लिए और साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर को इनके काव्य गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। यह नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। अन्य विकल्पों की बात करें तो मदर टेरेसा दिया हो, तो मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह भारत में कार्यरत थी लेकिन जन्म से भारतीय नहीं थी। अमृत सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और सीबी रमन जो ऑप्शन में दिया 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें विज्ञान के लिए नोबेल मिला। एक क्वेश्चन पूछता है कि पहली भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पहली भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है वह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है, क्या आपसे पूछा है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। या पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता था। इनका जो कार्यकाल था वह 1979 से 80 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो कहा जाता है वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए नोबेल पुरस्कार के बारे में बता देते हैं आपसे। तो नोबेल पुरस्कार किसके स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल किस लिए प्रसिद्ध है? तो अल्फ्रेड नोबेल जो है विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट की खोज की थी, इसलिए प्रसिद्ध है। नोबेल पुरस्कार इसमें पूछा कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्षेत्र है भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो शुरुआत हुई 1969 से दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 21A जो है वह किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। 66वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसी से जुड़ा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा अकाल तख्त कहाँ स्थित है? अकाल तख्त कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो अकाल तख्त जो स्थित है वह अमृतसर में स्थित है। अमृतसर में स्थित है अकाल तख्त। अकाल तख्त अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1606 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था सिख गुरु हरगोबिंद के द्वारा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। या सिखों के 5 तख्तों में सबसे प्रमुख है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था, यह आपसे पूछा है। तो भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट था। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। बंगाल का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिकी ने प्रकाशित किया। इसे हिकी गजट भी कहा जाता है। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। एक बात और आप लोग से कहना था कि हम चाहते हैं आपको टॉपिक वाइज भी स्टैटिक जीके पढ़ाया जाए या अन्य टॉपिक जो एग्जाम में पूछते हैं पढ़ाया जाए। तो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कोई सुझाव दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं और कब से शुरू किया जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन जो है वह कितने समय तक लागू किया जा सकता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, 3 साल तक। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है या तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है। समय सीमा का विवरण की बात करें तो प्रारंभ में 6 महीने के लिए लगाया जाता है। हर 6 महीने पर संसद की स्वीकृति से इसे बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्षों तक, लेकिन 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए निम्न शर्तें होनी चाहिए। राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, राज्य में चुनाव कराना संभव न हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, 6। मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। इसके द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार हैं समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वह भारत में सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा, कहां पर स्थित है? तो उड़ीसा में है यह बांध, महानदी पर है। तो उड़ीसा भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई जो 25.8 किलोमीटर है, 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई, और यह महानदी पर स्थित है और 1957 में बनकर तैयार हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। पेरिस जो है सीन नदी किनारे स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। सीन नदी किनारे स्थित है पेरिस आपका जो शहर है, और यहीं पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। बात करें यूनेस्को का, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए है कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, यह सही है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, यह सही है।
ऑप्शन सी है विक्टोरिया मेमोरियल मुंबई में, नहीं यह ऑप्शन गलत है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में स्थित है। तो प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी हवा महल जो जयपुर में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। विक्टोरिया मेमोरियल जो दिया है ऑप्शन मुंबई, या सही सम्मिलित नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वह कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है, ना कि मुंबई में। यह महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया है। इसका निर्माण 1906 से 1921 के बीच में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, वह पूछा संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषाओं की कुल की संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 6 है। कौन कौन से हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, अरबी और रूसी। यूएनओ की बात हो रही तो यूएनओ की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान भारत किसका शासक के समय आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान भारत में किस शासक के समय आया था, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। फायान चीन से भारत 399 से 412 ईसा के बीच में आया, ईस्वी में आया। या गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं, के समय भारत आया। इसने अपनी यात्रा पुस्तक फो कुओ की, क्या है, फो कुओ की में भारत के बारे में लिखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस योजना को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। किस योजना को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। रोलिंग प्लान की अवधारणा को भारत में 1978 में जनता पार्टी सरकार के दौरान पेश किया गया था। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में लागू की गई, लेकिन यह योजना ज्यादा समय तक नहीं चल पाई क्योंकि सरकार बदल गई और फिर 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना लागू की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में मध्याह्न रेखा जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी शहर से गुजरती है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है, इलाहाबाद शहर से। भारत की मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित है। या इलाहाबाद प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है। प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। कौन सा जल डमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, भी इसी क्षेत्र में स्थित है। या बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बहती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस भारतीय शासक ने पहली बार मुद्रा सिक्के पर अपनी खुद की छवि अंकित करवाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क ने, राजा कनिष्क ने। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का था, कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। उसने पहली बार अपने सिक्कों पर अपनी छवि अंकित करवाई। उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और चौथी बौद्ध संगति आयोजित की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में चुना गया। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में कब हुआ था। तो 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस दिन दुनिया भर में भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीटों और कोचों को अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ये पाने वाले सबसे पहले भारतीय जो थे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो पहले भारतीय जो थे वो विश्वनाथ आनंद थे।
ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस भारतीय लेखक को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस भारतीय लेखक को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को 1965 में, कब? तो 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वह मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। कब हुआ? तो 1976 में हुआ। इस संशोधन ने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा। या आपातकाल 1975 से 77 के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगले प्रश्न को इंपॉर्टेंट मान कर लीजिए, बहुत सारे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए आपको महात्मा गांधी से इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जन्म स्थान था पोरबंदर, गुजरात। इन्हें उपाधि मिली थी महात्मा। तो महात्मा की जो उपाधि ने दी थी वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि जो दी वह सुभाष चंद्र बोस ने की थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनका जो पहला आंदोलन था वह चंपारण सत्याग्रह था 1917 में बिहार में। दक्षिण अफ्रीका में पहला आंदोलन जो था 1894 में रंगभेद के खिलाफ था। इनका जो भारत में आगमन हुआ था वो 9 जनवरी 1915 को हुआ, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी का द्वारा शुरू किया गया जो समाचार पत्र था वह यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन था। गांधी इरविन समझौता जो पूछता है वह 1931 में हुआ था। और गांधी जी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी। गांधी जी की समाधि का नाम है वह राजघाट है जो कि नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, विधेयक संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? विधेयक जो होता है वह संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई भी सांसद विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। संसद में विधेयक कोई भी सांसद पेश कर सकता है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। वित्त विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वित्त विधेयक निम्नलिखित में से किसमें पेश किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा में पेश किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह कब समाप्त हुआ था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ 1945 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ वह 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। यह युद्ध ध्रुवीय राष्ट्र जैसे जर्मनी, इटली, जापान और मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ के बीच लड़ा गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अन्य प्रमुख गैसों की बात करें तो मीथेन है, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और सीपीयू का फुल फॉर्म भी लिख दीजिए। तो सीपीयू का जो प्रमुख कार्य है वो है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपीयू जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह गणनाएं करता है और डाटा प्रोसेस करता है। एक पूछता है एएलयू, तो एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू कंट्रोल यूनिट इसके मुख्य भाग होते हैं। एएलयू और सीयू इसके मुख्य भाग होते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। और यूनेस्को के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टे ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, सुझाव जरूर दीजिए किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हो और क्या स्टार्ट किया जाए या ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू रखा जाए। ये तो लगातार आता रहेगा, पर अगर आप लोग कहेंगे, प्यार जताएंगे, तो आप लोग को टॉपिक वाइज भी स्टैटिक जीके मिल जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।